हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। सोशियोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, इन विच ईयर वाज ग्लोबलाइजेशन फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। भारत में वैश्वीकरण औपचारिक रूप से कब शुरू हुआ? ऑप्शन है 1990, बी 1991, सी 1992, डी 1993। आंसर 1991 है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो 1991 के दौरान शुरू हुआ औपचारिक रूप से। कैसे कि जब यहाँ पे जो इंडिया में भुगतान संतुलन संकट आ गया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस चल रहे थे, उस समय इस एलपीजी रिफॉर्म्स को लाया गया, जिसको एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्होंने एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई, आर्थिक नीति लाई, जिसमें एलपीजी सुधारों को अपनाया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को अपनाया गया और ये लाई है 1991 में। एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाया गया, तभी से ग्लोबलाइजेशन की औपचारिक रूप से शुरुआत होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट वाज इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर। भारत सरकार द्वारा प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट जो एक्ट है वो कब पारित हुआ? ऑप्शन ए है 1999, बी 1989, सी 1991, डी 1993। आंसर जो इसका है 1993। एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो स्थापित किया है 1991 में। ये अधिकार देता है लोगों को, जीवन, उनको अधिकार प्रदान करता है, जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के अधिकार प्रदान करता है। नेशनल लेवल पे एनएचआरसी और स्टेट लेवल पर एसएचआरसी बने, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस। और ये कब पारित कब हुआ? 1993 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द एससी एंड एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट इनेक्टेड। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए है 1986, बी 1988, सी 1989, डी 1991। आंसर सी 1991, अत्याचार निवारण अधिनियम। ये जो अत्याचार निवारण अधिनियम है वो पारित तो 1989 को हुआ, लेकिन लागू 30 जनवरी 1990 को हुआ। क्वेश्चन में यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए वहाँ पे अधिनियम पूछा होगा तो 1999, 1989 और लागू कब हुआ? 1990 को। और इसने रिप्लेस किया था अनटचेबिलिटी एक्ट 1955 को, इसको रिप्लेस करके ये अधिनियम आया। और इससे संबंधित विशेष न्यायालय भी स्थापित किए गए और जिनको 2015 में संशोधित करके और ज़्यादा मजबूत बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिक्स्थ शेड्यूल इज एप्लीकेबल फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब लिविंग इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। छठी अनुसूची जो देश के किस भाग के निवासरत अनुसूचित जनजातियों पर लागू है? जो छठी अनुसूची है वो देश के किस भाग पे किस एरिया में लागू होती है? साउथ इंडिया, दक्षिण भारत, वेस्टर्न इंडिया, पश्चिम भारत, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, पूर्वोत्तर राज्य में, नन ऑफ दीज। आंसर इसका सी है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, पूर्वोत्तर राज्यों में ये लागू होती है सिक्स शेड्यूल। और आर्टिकल 2 संविधान में आर्टिकल 244 का 2 टू 75 1, इसमें ये संवैधानिक इनको अधिकार मिला है कि एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन करने का इनके लिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई गई है, परिषद, स्वायत्त जिला परिषद बनाई गई है। किन राज्यों के लिए? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए। यहाँ इनको अधिकार, इस जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है इसको अधिकार प्रदान है कि ये विधायी, कार्यकारी और न्यायिक जो निर्णय हैं वो ले सकती है। इसके अलावा जो भारत की और जनजातीय क्षेत्र हैं उनके लिए फिफ्थ शेड्यूल है। फिफ्थ शेड्यूल में बाकी भारत की सभी शेष जनजातियाँ आती हैं, जनजातीय क्षेत्र आते हैं, और जो ये 4 राज्य हैं सिर्फ ये सिक्स शेड्यूल में है। इसको याद करने का ट्रिक है, जैसे सिक्स शेड्यूल है
तो इसको कौन कौन सी स्टेट आती हैं इसमें याद, AMTM ये 6 शेड्यूल में आती हैं। बाकी इसके अलावा जो है वो 5th शेड्यूल में आती है। और जो 6th शेड्यूल में है इनको प्रशासनिक अधिकार है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनी है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन ए पेरिस, बी सिंगापुर, सी लंदन, डी जेनेवा। आंसर डी जेनेवा। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा भी है। स्थापित कब हुई है? 1967 में। और यूएन की एजेंसी ये 1974 से बनी है। इसके अंदर 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रबंधन करती है। ये जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है ये 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रबंधन करती है। इसके साथ वन कन्वेंशन कॉपीराइट और पेरिस कन्वेंशन जो कि औद्योगिक संपत्ति से संबंधित है, इनका प्रबंधन करती है। और इसके 193 मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शेड्यूल्ड ट्राइब इज न्यूमेरिकली द लार्जेस्ट इन मध्य प्रदेश? जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है जनसंख्या की दृष्टि से? ऑप्शन ए गोंड, बी कोरकू, सी भील, डी बैगा। आंसर ए गोंड जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या में, और ये विश्व में भी सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है। ये कौन से मध्य प्रदेश के कौन से ज़िलों में है? मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी ज़िलों में ये निवास करती है। इसकी जो खासियत है वो द्रविड़ भाषा ये बोलती हैं और इन चित्रकला में ये प्रसिद्ध हैं। और इनका खुद का एक टोटम होता है जिसको मानते हैं। जैसे दुर्खिम ने जो टोटम बताया ना कि प्रकृति का कोई एक चिन्ह जिसकी पूजा करते हैं वो सभी, तो इनका खुद का एक टोटम होता है। उस पर इनकी जो सामाजिक संरचना है टोटम पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोड द बुक द कमार पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए एम.एन. श्रीनिवास, सी एस.सी. दुबे, बी एस.सी. दुबे और सी है इंदिरा देव और डी है नन ऑफ दीज। आंसर इसका बी एस.सी. दुबे। एस.सी. दुबे ने जो कमार जनजाति है एक छत्तीसगढ़ की छोटी सी जनजाति है, इसका उन्होंने अध्ययन किया है। कमार जो जनजाति है वो छत्तीसगढ़ की है। इसमें उन्होंने इस जनजाति की अर्थव्यवस्था, नातेदारी, धर्म, संस्कृति इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री की है। इसके साथ जो इंडियन विलेज है वो इनकी फेमस पुस्तक है। इंडियन विलेज 1955 में जो लिखी गई, ये इनकी फेमस है। और जो एस.सी. दुबे हैं इनको पायनियर ऑफ विलेज एंड ट्राइबल सोशोलॉजी इन इंडिया के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैरिज ऑफ ए वुमन टू अ मैन फ्रॉम अ लोअर कास्ट इज कॉल्ड? एक स्त्री का विवाह अपने से नीची जाति के पुरुष से होने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अनुलोम हाइपरगैमी, बी हाइपोगैमी प्रतिलोम विवाह, सी मोनोगैमी एक विवाह, डी नन ऑफ दीज। आंसर बी है प्रतिलोम विवाह हाइपोगैमी। जब कोई स्त्री अपने से नीची जाति के पुरुष से शादी करती है वो प्रतिलोम विवाह कहलाता है। और ऐसे विवाह को जो हिंदू जाति व्यवस्था है उसमें ये असभिकृत है, सभिकृत नहीं किया जाता इतनी आसानी से। हाइपोगामी जो है वो वुमन नीची जाति में शादी करती है, ये जो कि असभिकृत है समाज में। हाइपरगैमी अनुलोम विवाह जब वुमन अपनी से ऊंची जाति में शादी करती है, इसको समाज में स्वीकृति प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंसेस्ट टैबू डज नॉट प्रोहिबिट मैरिज बिटवीन? कुटुंबकीय व्यभिचार निषेध निम्न में से किनके बीच विवाह को नहीं रोकता है? जो इंसेस्ट टैबू है वो होता है कि निषेध होता है कि ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता, लेकिन ये किसको नहीं रोकता है इसका हमने इन्वर्स देखना है। ए मदर एंड सन, माता पुत्र, ब्रदर एंड सिस्टर, सी मैन एंड वुमन ऑफ सेम गोत्र, एक ही गोत्र में मतलब स्त्री पुरुष शादी कर सकते हैं या नहीं, मैन एंड
वुमेन ऑफ सेम कास्ट, एक जाति के जो स्त्री पुरुष हैं वो शादी कर सकते हैं। तो ये सारे इंसेस्ट टैबू हैं जो नहीं हो सकते। एक ही गोत्र में शादी नहीं हो सकती, माता पुत्र और भाई बहन के बीच में शादी नहीं हो सकती, लेकिन एक जाति की स्त्री और पुरुष शादी कर सकते हैं। ये क्या है जिसको इंसेस्ट टैबू नहीं रोकता है। क्वेश्चन में क्या पूछा कि नहीं रोकता, तो आंसर इसका डी है, जो इंसेस्ट टैबू नहीं है। इंसेस्ट टैबू वो होता है जिसमें ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता, जैसे रक्त संबंधियों के बीच विवाह जो होता है वो वर्जित होता है। समान गोत्र का विवाह का भी एक नियम होता है कि इसमें एक्सोगेमी रूल लगता है कि अपने गोत्र से बाहर जाके शादी करनी होती है, सेम गोत्र में नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सिजीनियस किन? कौन सा जोड़ा समरक्त जो कॉन्सिजीनियस नातेदारी का उदाहरण नहीं है? यहाँ पे भी नहीं देखना है। कॉन्सिजीनियस नातेदारी क्या होती है? जो रक्त से संबंधित होती है। ब्रदर सिस्टर ऑप्शन दिया है, बी फादर सन, सी हस्बैंड वाइफ, डी मदर डॉटर। आंसर तो आप समझ गए होंगे, आंसर है सी हस्बैंड वाइफ, जो कि रक्त से संबंधित नहीं है। कॉन्सिजीनियस जो संबंध होते हैं वो वंश से संबंधित होते हैं, ब्लड से संबंधित होते हैं। एक पीढ़ी जैसे चलती जा रही है, आगे कुल जो होता है वो कॉन्सिजीनियस होती है, रिश्ते नातेदारी होती है। और अफीनल किन वैवाहिक नातेदारी होती है हस्बैंड वाइफ से। ये जो विवाह बंधन से जुड़े होते हैं, जो अफीनल किन होती है वो विवाह बंधन से जुड़े होते हैं, रक्त से नहीं जुड़े होते। और ये जो वेद है वो नातेदारी का सिद्धांत जो है वो रेडक्लिफ ब्राउन और एल.एच. मॉर्गन से संबंधित है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर आप टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं HP सेट की, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।